Hello everybody, welcome to KSR Tani Education. In this video, we are going to discuss chapter 10 budget of class 11th Commerce Economics. ये रिवीजन का सीरीज है, हम सिर्फ नोट्स को डिस्कस कर रहे हैं कि जो भी आपके चैप्टर के मेन पॉइंट्स हैं वो सब इस पर्टिकुलर सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं बेसिकली एग्जाम्स के लिए। पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें चैप्टर 1 to 9 है ऑलरेडी, चैप्टर 10 आज आ जाएगा एंड फाइनली चैप्टर 11 कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस। होपफुली आपने देखा होगा और अगर आपको ये यूज़फुल लगे वीडियो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने नहीं किया हो, और अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ कंटेंट को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट कर लीजिएगा जो भी आपके व्यूज़ हैं, जो भी आपके पर्टिकुलर थॉट्स हैं, जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं, विल ट्राई टू सॉल्व देम। चलो शुरुआत करें तो पहले पहले तो चैप्टर का नेम है वो है आपका बजट। बजट क्या होता है? किसी भी देश को चलाने के लिए या किसी भी घर को चलाने के लिए खर्चे को हम प्लान करते हैं, और खर्चा वो आएगा किधर से, इनकम कहाँ से आएगा, तो वो हम लोग पहले ही देख के रखते हैं, उस पर्टिकुलर चीज को बोलते हैं बजट। इंडिया में हमारे मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम चलता है, यानी कि सोशलिस्ट भी है कैपिटलिस्ट भी है। सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है? जिसमें सरकार का राज हो, और कैपिटलिस्ट का मतलब होता है जिसमें प्राइवेट इंडिविजुअल्स का राज हो। इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमिक है, मतलब थोड़ा सरकार का है और थोड़ा लोगों का है। सबसे पहले बात करें रोल ऑफ स्टेट यानी गवर्नमेंट का क्या रोल है। स्टेट यानी यहाँ पर गवर्नमेंट। इंडिपेंडेंस के बाद स्टेट ने पूरी की पूरी जो एसेंशियल इंडस्ट्रीज और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की जिम्मेदारी थी वो अपने अंडर में ले ली थी कि जो भी चीज़ें हमको चाहिए, फॉर एग्जांपल बेसिक नीड्स जो है हमारी, फूड वाटर एनर्जी, ये सारी चीज़ें की जो एसेंशियल इंडस्ट्रीज उन्हीं को बोलेंगे, और इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको बनाने के लिए पूरी जिम्मेदारी हमारे गवर्नमेंट ने ले ली थी। उन्होंने प्लान्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट को शुरू किया कि भाई हम डेवलपमेंट तो करेंगे लेकिन प्लान्ड यानी प्लानिंग से के साथ करेंगे, और उसके लिए उन्होंने प्लानिंग कमीशन का भी गठन किया था जिसका आज जो है नाम है नीति आयोग। नाम बदल चुका है उसका, पहले इसका नाम प्लानिंग कमीशन था। फिर आता है आपका इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज हमारे यहाँ क्या होते थे? सारी एक्टिविटीज में एक्सपेंसेस होते थे। अगर एक इंसान कॉस्ट को अवॉइड करेगा तो दूसरे को भरना तो पड़ेगा, सीधी सी बात है। आज अगर मैं किसी के एक्सपेंसेस को नहीं बेयर करूंगी तो किसी और को करना पड़ेगा। स्टेट जो है एक्सपेंसेस करता है, और उसके लिए उसको इनकम की जरूरत पड़ती थी, यानी कि सरकार खर्चे को करने को तैयार थी, वो कर भी रही थी, पर बदले में उनको इनकम मिल नहीं रही थी। और इनकम तो जरूरी है, बिना इनकम के खर्चे होंगे कैसे। बात करें गवर्नमेंट बजट की तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन देखें तो ये एक एनुअल स्टेटमेंट है। एनुअल स्टेटमेंट मतलब ये हर साल बनाया जाता है। इसमें एस्टिमेटेड रेवेन्यू यानी कितने आपकी इनकम होगी, और एंटिसिपेटेड एक्सपेंडिचर यानी कितना आपका खर्चा होगा उस पर्टिकुलर ईयर के लिए, जिसको अपने फिजिकल ईयर बोलते हैं। फिजिकल ईयर मतलब क्या? मॉनेटरी टर्म्स में एक साल को अपने फिजिकल ईयर बोलते, तो वो एक साल में आपका कितना एस्टिमेटेड कर रेवेन्यू है यानी कितनी इनकम होनी है, और कितना एंटिसिपेटेड एक्सपेंडिचर यानी कितना खर्चा होना है, इसका अंदाजा हम पहले लगाते हैं। उस स्टेटमेंट को अपने बोलते हैं बजट। ठीक है, इसमें हम अप्रूवल लेते हैं, जो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं लोकसभा के, स्टेट असेंबली के, उन सब से हम अप्रूवल लेते हैं कि ये हमारा आने वाले साल का बजट है, इसको अप्रूव करिए। ठीक है, फिर इसके की फीचर्स देखें तो इसमें गवर्नमेंट के रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर्स के बारे में बताया जाता है। गवर्नमेंट के पास पैसे आएंगे किधर से और वो कहाँ कहाँ उसको खर्च करेगी। एक साल का पीरियड होता है, फिक्स्ड पीरियड होता है, यूजुअली 1 ईयर का। ये जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं और पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करते हैं, यानी ये काम खर्चे वही करेंगे जहां पर लोगों का भला हो सके। ब्रिज बनाने का काम, इस समय कुंभ मेले का पैसे लगाने का काम, तो ये सारी चीजों में पब्लिक वेलफेयर में वो पैसे लगाएंगे। इसमें एक लेजिस्लेटिव बॉडी, आइदर पार्लियामेंट या तो जो भी आपकी लेजिस्लेटिव बॉडी है वहां से आपको अप्रूवल लेना पड़ता है, और इसको बताता कौन है तो डिक्लेयर कौन करता है, वो है आपका फाइनेंस मिनिस्टर, जो कि इस समय कौन है? निर्मला सीतारमन है। नेक्स्ट जो आता है वो ये कि बजट हम बनाते क्यों हैं, क्या पर्पस है बजट बनाने का। तो सबसे पहला पर्पस है कि जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, यानी जो भी हमारे पार्लियामेंट में लोग बैठे हैं, उनसे अप्रूवल लेना है हमको। दूसरा, हम इनसे पता कर सकते हैं कि क्या क्या हमारे रिसोर्सेज हैं जो हमारे पास अवेलेबल हैं, कहाँ कहाँ हमें खर्चा करने की ज़रूरत है, कौन कौन से एरिया में एक्सपेंसेस की ज़रूरत है। हमें पता चलता है कि कहाँ कहाँ ज़रूरत है, यानी प्रायोरिटी है, कहाँ कहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरत है,
तो वहाँ हम रिसोर्स एलोकेशन करें। जैसे इस समय अगर कुंभ का मेला चल रहा है तो सब आर्मी हो या लोग हो, सबकी प्रायोरिटी क्या है कि हम फिलहाल कुंभ के मेले पे ध्यान देंगे, और पब्लिक को वो बताते हैं कि हमारी सरकार ये वाले इकोनॉमिक डिसीजन अभी लेने वाली है। बेसिकली बजट से पब्लिक को ये पता चलता है कि महंगाई अभी घटेगी कि बढ़ेगी। ठीक है, चलो फिर बात करें टाइप्स ऑफ बजट की। तो दो टाइप के बजट होते हैं, एक होता है आपका बैलेंस बजट और एक होता है आपका अनबैलेंस्ड बजट। अनबैलेंस में भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका डेफिसिट बजट और दूसरा होता है आपका सरप्लस बजट। सबको एक एक करके समझो। पहले पहले बैलेंस्ड की बात करते हैं। तो बैलेंस्ड की मतलब क्या मतलब हुआ कि दोनों तरफ इक्वल है, रेवेन्यू भी उतना ही है यानी इनकम भी उतनी है, एक्सपेंडिचर भी उतना ही यानी एक्सपेंसेस भी उतने ही है। एक्सपेंडिचर्स मैच रेवेन्यू यानी आपके इनकम आपके खर्चों से मैच करती है। मेरिट्स देखें इसके क्या क्या फायदे हैं। तो फाइनेंशियली आपका कंट्री स्टेबल है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें वेस्टफुल स्पेंडिंग नहीं हो सकता, यानी आप इधर उधर फालतू के एरियाज में खर्चा नहीं कर पाएंगे, और एडिशनल टैक्सेस लोगों पे लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, डीमेरिट्स क्या है, इससे आप ग्रोथ और वेलफेयर के काम नहीं कर पाएंगे। अगर आपकी दिल है बीइंग अ मिनिस्टर कि मैं न्यू रोड बनाऊं, तो वो आप नहीं कर पाएंगे। आप इसके चक्कर में अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो आप दूसरों के ऊपर टैक्स बर्डन बढ़ा देंगे। टैक्स बढ़ाएंगे तो सीधी सी बात है लोगों के ऊपर बर्डन तो बढ़ेगा ही। डेफिसिट बजट की फिर अनबैलेंस्ड की बात करें तो अनबैलेंस्ड में दो टाइप है। इसको सिंपली ऐसे ही समझ लो, इधर सपोज कर लो ये आपकी इनकम है और ये आपके एक्सपेंसेस हैं। जब इनकम बढ़ जाएगी एक्सपेंसेस कम हो जाएंगे तो इसको बोलेंगे अपने सरप्लस यानी ज्यादा है। इनकम ज्यादा है, आपके एक्सपेंसेस कम है। और इसका उल्टा हो जाए, मान लो इनकम कम हो जाए और एक्सपेंसेस ज्यादा हो जाए, तो उसको अपने बोल देंगे डेफिसिट बजट। ठीक है, इसमें एक्सपेंडिचर्स आर ग्रेटर देन रेवेन्यूज, सिंपल भाषा में खर्चे ज्यादा होते हैं इनकम से। ठीक है, कॉमन है हमारे डेवलपिंग कंट्रीज में, जहां पर डेवलपमेंटल एक्टिविटीज के लिए भी पैसे नहीं होते। तो डेवलपिंग कंट्रीज में ये चीजें, ये डेफिसिट बजट वाला जो है वो कॉमन है। इससे मेरिट्स क्या है देखो, कि इससे आप डेवलपमेंट कर सकते हो, इसकी आप इकोनॉमी जो है अपनी उसको बूस्ट कर सकते हो डाउन टाउन के दौरान, और टैक्स बर्डन इसमें कम हो जाते हैं डेफिसिट बजट में। डीमेरिट्स क्या क्या है, इससे आपका डेट बढ़ेगा। आप बाहरी देशों से पैसे लेंगे उधार, तो उधारी तो बढ़ेगी ना। लैक ऑफ एक्सपेंडिचर कंट्रोल, पता चलता है कि आप कहाँ कहाँ आपको खर्चे करने चाहिए। जैसे अभी यहाँ पर लिखा था प्रमोट्स डेवलपमेंट, पर वो डेवलपमेंट करना ही क्यों है अगर आपके पास ज्यादा पैसे नहीं है तो यहाँ पर वही बात है कि एक्सपेंडिचर पे कंट्रोल नहीं है आपका, और वेस्टफुल स्पेंडिंग होती है, यानी कि उन एरियाज पे भी हम खर्चा करते हैं जहाँ पर जरूरत नहीं है। फिर आता है सरप्लस बजट, जिसमें रेवेन्यू ग्रेटर होते हैं एक्सपेंडिचर से। ये नॉर्मली डेवलप्ड कंट्रीज में देखा जाता है। ये इन्फ्लेशन के दौरान आपको काम आएगा। इन्फ्लेशन आप लोग जानते हैं क्या होता है, एक ऐसी सिचुएशन जब आपके मार्केट में सब रुक जाता है, एम्प्लॉयमेंट होती नहीं है, प्रोडक्शन नहीं होता है, कोई इंसान किसी से कुछ खरीदने को तैयार नहीं होता। तो इस सिचुएशन को अपने बोलते हैं इन्फ्लेशन। हर चीज के दाम हाई हो चुके होते हैं। तो ऐसे में गवर्नमेंट जो है वापस अपनी मार्केट को चलाने के लिए गवर्नमेंट बीच में आती है और वो सारी चीजें खरीद देगी और फिर लोगों को वो बेचेगी कम दाम में, तो सारी मार्केट वापस शुरू हो जाएगी। तो वो खरीदने के लिए उनको क्या चाहिए, ज्यादा पैसे चाहिए। तो यहाँ पर रेवेन्यू ज्यादा ही है, वैसे भी अपनी इनकम ज्यादा ही है। इसमें आप कभी किसी कंट्री से कुछ बोरो नहीं करेंगे, आपके पास ऑलरेडी खुद का ज्यादा है और आपकी सेविंग्स भी बढ़ती चली जाएंगी। इसके डीमेरिट्स देखें तो वेलफेयर स्पेंडिंग नहीं होता, यानी आप उन एरियाज पे खर्चा नहीं करते जो एरियाज आपके काम के हैं, मतलब जिन एरियाज में लोगों की भलाई है। क्यों? क्योंकि आप सेविंग्स बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, इसमें डिफ्लेशन का होने का रिस्क ज्यादा है। ज्यादा सेविंग से भी इकोनॉमिक इश्यूज हो सकते हैं। ठीक है, सेविंग्स जो हमें करनी है अगर, तो एक पर्टिकुलर लेवल तक ही करनी है हमको। ठीक है, फिर आती है पॉइंट फेडरल फाइनेंस सिस्टम की। हमारा जो फाइनेंस सिस्टम है सरकार का, वो 3 टीयर्स में काम करता है। सबसे पहला है वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट, ये डिफेंस, रेलवे और सेंसस को हैंडल करता है। दूसरा है आपका स्टेट गवर्नमेंट, जो रीजनल कंसर्न जैसे कि लॉ एंड ऑर्डर, पब्लिक हेल्थ, फॉरेस्ट, इन सबको मैनेज करता है। तीसरा है वो है आपका लोकल गवर्नमेंट, जो प्राइमरी एक्टिविटीज देखता है जैसे कि सैनिटेशन और स्ट्रीट लाइट्स, ये सब। ठीक है, अगर बात करें डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज की,
तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या ध्यान देगा सेंट्रल लिस्ट पे, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में कुछ एक ऐसी लिस्ट है और उस लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो सब काम सेंट्रल गवर्नमेंट को करने हैं। उसमें नेशनल इम्पोर्टेंस के सब्जेक्ट्स होते हैं और वो सारे स्टेट्स के बीच में एक ही होते हैं। यूनिफॉर्म अक्रॉस स्टेट्स मतलब सब स्टेट्स के बीच में एक ही होते हैं। स्टेट लिस्ट मतलब क्या, जो रीजनल इम्पोर्टेंट के इम्पोर्टेंस के जो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि आपका गुजरात है जैसे हमारा, तो उसमें हमारे एग्रीकल्चर ज़्यादा होता है, हमारे यहाँ पर ओशंस हैं तो उनके पोर्ट्स हैं हमारे। तो ये सारी जो रीजनल इम्पोर्टेंस के सब्जेक्ट्स हैं वो स्टेट लिस्ट में आ जाएंगे। ये स्टेट लिस्ट हर किसी के लिए अलग अलग होगी। फिर आता है कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट में सेंटर और स्टेट दोनों की जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं, मतलब कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो दोनों को एक साथ मिल करके करने हैं। ठीक है, चलो बात करें बजट अकाउंट की। तो आपने देखा होगा आपके टेक्स्ट बुक में तीन टाइप के बजट, तीन जो बजट है उनका एक फॉर्मेट दिया हुआ है। सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट का दिया हुआ है, फिर आपका स्टेट गवर्नमेंट का दिया हुआ है, लोकल गवर्नमेंट का दिया है। लेकिन इनमें कुछ चीजें हैं जो कॉमन है, जो हम पढ़ लेंगे तो हमको तीनों को अलग से स्टडी करने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। क्रेडिट साइड पे हम लोग क्या दिखाते हैं, हमेशा हमारी इनकम दिखाते हैं। उस इनकम में दो पार्ट्स आते हैं, एक आता है आपका रेवेन्यू इनकम और एक आता है आपका कैपिटल इनकम। रेवेन्यू इनकम नॉर्मली आपकी 1 ईयर के अंदर अंदर होती है, जो आपका मतलब जिसको अपने करंट इनकम बोल सकते हैं। उसमें आते हैं आपके टैक्सेस, प्रॉफिट फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइजेस और फाइन। फाइन का मतलब जो पुलिस वाले गाड़ियों पे फाइन लगाते हैं या इधर उधर से जो भी फाइन इकट्ठा करती है सरकार, वो सब। कैपिटल इनकम मतलब जो आपने बाहर से बोरो किया वो। इनकम फ्रॉम डिसइन्वेस्टमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट क्या, ये हम समझ चुके हैं। इन्वेस्टमेंट मतलब होता है किसी में पैसे डालना, निवेश करना। और डिसइन्वेस्टमेंट मतलब होता है पैसे वापस निकालना। तो पैसे वापस मैं निकालूंगी तो मेरी इनकम तो होगी ना। फिर आता है आपका डेबिट साइड, जो इस साइड होता है। डेबिट साइड पे हम एक्सपेंसेस दिखाते हैं। उसमें भी दो टाइप के हैं, एक है आपका करंट एक्सपेंडिचर और दूसरा आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। करंट एक्सपेंडिचर अगेन वो खर्चे हैं जो एक साल के अंदर अंदर आपको करने हैं। पहला आपका सैलरी, पेंशन, सब्सिडी, डिफेंस एक्सपेंसेस, ये सब। सब्सिडी आप लोग जानते हैं क्या होता है। सरकार कई सारी चीजों को सस्ता करके बेचती है, वो एक्चुअली सस्ता नहीं होता। मान लो मैं कोई खेडूत हूँ, मुझसे सरकार 100 क्विंटल ग्रेन्स खरीद रही है 100 रुपए के भाव पे, लेकिन वो आगे बेच रही है 60 रुपए पे। तो वो ऐसा नहीं है कि मुझे 60 रुपए देगी, वो मुझे देगी 100 रुपए, लेकिन 60 रुपए कस्टमर से लेके देगी और 40 रुपए अपने डाल के देगी, तो वो हो जाएगा सब्सिडीज। फिर आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर्स, यानी जो बड़े बड़े खर्चे हैं, मोर देन 1 ईयर के बाद जो बड़े एक्सपेंसेस पे करने पड़ते हैं। लोन्स हैं, रीपेमेंट ऑफ डेट, यानी कि जो आपने कर्जे पहले लिए थे उनको चुकाइए। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स, यानी बड़े खर्चे होते हैं आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में, वो सारे इन्वेस्टमेंट्स इसी में कैपिटल एक्सपेंडिचर में आ जाएंगे। अब बात करें जीएसटी की। तो जीएसटी जो है आपका इम्प्लीमेंट हुआ था जुलाई 1 2017 को। इसने बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को, जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की ढेर सारी जो इनडायरेक्ट टैक्सेस थी। इनडायरेक्ट मतलब क्या, हम लोगों से ही लेते थे पर डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली, वो मैं समझाती हूँ अभी कैसे। तो ये सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को उन्होंने रिप्लेस कर दिया था। इसकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल है, अथॉरिटी है, वो है आपकी जीएसटी काउंसिल, और इसको इंडिया का फाइनेंस मिनिस्टर जो है चेयर करता है। तब जब जीएसटी आया था तो पी चिदम्बरम हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे। अब निर्मला जी हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, जीएसटी काउंसिल की वही इस समय चेयरपर्सन है। अच्छा, अभी बात करें कि टैक्सेस को इसने कैसे रिप्लेस किया। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस का देखिए मतलब क्या होता है, कि मान लीजिए कि हम बिस्किट का पैकेट खरीद रहे हैं, जिसने उसको बनाया है उसको ये बिस्किट का पैकेट खाली 4 रुपए में बेचना है, पर हम पे कर रहे हैं 5 रुपए। तो कहने का मतलब क्या हुआ, कि हमने बिस्किट के पैकेट के ऊपर टैक्स पे किया, 1 रुपया जो एक्स्ट्रा वो हमने पे किया वो टैक्स है। वो टैक्स जो है हमसे, हमें लग रहा है कि हमसे वो बनाने वाला मैन्युफैक्चरर ले रहा है, नहीं, लेकिन वो एक्चुअली ले रहा है कौन, सरकार ले रही है। तो सेंट्रल टैक्सेस कौन कौन सी थी, सेंट्रल सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, ये सब। स्टेट टैक्सेस में आता था वैल्यू एडेड टैक्स, ऑक्ट्रॉय और परचेज टैक्स। इससे ऐसी कई सारी टैक्सेस थी जिसको जीएसटी ने हटा दिया एकदम। जीएसटी आया क्यों, उसके क्या क्या रीजंस थे। सबसे पहला वो ये कि सिंगल टैक्स सिस्टम है, इसने बहुत सारी टैक्सेस को एकदम हटा दिया, एलिमिनेट कर दिया। यूनिफॉर्म टैक्स रेट्स हैं पूरे स्टेट्स में। अगर दूध के ऊपर 5% जीएसटी लगता है तो वो पूरे इंडिया में दूध के ऊपर यही रेट लगेगा। ठीक है।
रिड्यूस्ड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट एंड कम्प्लेक्सिटी, जो हमारी प्रॉब्लम्स होती थी ना, कम्प्लेक्सिटी मतलब क्या, अकाउंट्स बनाने में इतने सारे लोगों को इन्वॉल्व करना पड़ता था, अलग अलग डिपार्टमेंट से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ती थी, सब अब चला गया। आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट कम हो जाएगी, मतलब सेंट्रल सेल्स टैक्स अगर नहीं है अभी, तो इसके रिलेटेड जो ऑफिस थी वो भी चली गई, ठीक है। तो ये उस ऑफिस को चलाने का खर्चा कम हो गया, तो ऐसे बहुत से खर्चे हैं जो कम हो गए और कॉम्प्लेक्सिटी भी चली गई, यानी अब हमारा सिस्टम सिंपल हो गया है। टैक्स इवेशन अब लोग कर नहीं सकते, टैक्स से बच नहीं सकते हैं। और इनडायरेक्ट टैक्सेस का जो बर्डन था हमारे ऊपर, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल में समझाया, सिटीजन्स के ऊपर इनडायरेक्ट टैक्सेस का जो बर्डन था वो धीरे धीरे अब कम हो रहा है। मूविंग ऑन, जीएसटी के टाइप्स हैं कुछ, उनको एक बार ध्यान से देख लेते हैं। दो टाइप्स हैं, एक है आपका सीजीएसटी एंड एसजीएसटी या यूटीजीएसटी, और दूसरा आपका इंटीग्रेटेड यानी आईजीएसटी जिसको बोलते हैं। ये जो है, जब आपके सेम स्टेट या सेम यूनियन टेरिटरी या सेम कंट्री में बनाए जाते हैं और वहीं बेचे जाते हैं, तो ये सारे टैक्सेस लगते हैं, जो आपका सीजीएसटी, एसजीएसटी और यूटीजीएसटी है। एसजीएसटी और यूटीजीएसटी के बीच में ये जो ऑब्लिक आप देख रहे हैं, ये इसीलिए है कि अगर वो स्टेट है तो एसजीएसटी लगेगा, अगर वो यूनियन टेरिटरी है तो यूटीजीएसटी लगेगा। सिंपल है बड़ा, ठीक है। सीजीएसटी लगेगा सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो टैक्स चार्ज किया आपसे, स्टेट जीएसटी लगेगा जो स्टेट गवर्नमेंट ने आप पे टैक्स चार्ज किया, और यूटीजीएसटी लगेगा कि यूनियन टेरिटरी की जो गवर्नमेंट है उसने जो आप पे टैक्स चार्ज किया। इसका एक एग्जांपल मैंने यहाँ डाल दिया जो बुक में भी है। मान लो कोई प्रोडक्ट है 100 रुपए का, उसके ऊपर 18% जीएसटी रेट है, तो और वो हमारे स्टेट के बीच में सोल्ड हो रही है, तो उसका टोटल प्राइस हमको क्या पे करना पड़ेगा, पे तो करना पड़ेगा 118 रुपए। 100 रुपए के ऊपर 18% यानी 118 रुपए, यानी हमने कितना टैक्स पे कर दिया, 18 रुपए पे किया। उसमें से 9 रुपए एसजीएसटी के चले जाएंगे और 9 रुपए सीजीएसटी के चले जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप 18% सीजीएसटी भी दोगे, 18% एसजीएसटी भी, वैसा नहीं, इसका हाफ हाफ हो जाएगा, बोथ द गवर्नमेंट्स विल गेट शेयर फ्रॉम इट, ठीक है। और अगर ये यूटीजीएसटी होता तो यहाँ पर एसजीएसटी के बजाय क्या आ जाता, यूटीजीएसटी आ जाता। बात करें आईजीएसटी की, तो इंटीग्रेटेड जीएसटी तब लगता है जब आपका गुड्स जो है एक स्टेट में बने लेकिन बेचा दूसरे स्टेट में जाए, यानी आपके गुड्स में जो भी इंटर ट्रांसमिशन होता है ना, एक स्टेट से बना और दूसरे स्टेट में चला गया बेचने के लिए, तो ऐसे में आपका लगेगा आईजीएसटी। एग्जाम्पल भी है इसका, मान लो कोई प्रोडक्ट है 100 रुपए का, 18% जीएसटी रेट है और उसको बिटवीन स्टेट्स में सोल्ड हो रहा है, वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, तो ये यहाँ पर लगेगा आईजीएसटी 18 रुपए का, मतलब 18%, और टोटल प्राइस हो जाएगी आपकी 118 रुपए, ठीक है। चलो जीएसटी का एनफोर्समेंट जो है कैसे हुआ, कैसे उसको लागू किया गया, वो सारी बातें देखें। तो जीएसटी जो है जुलाई 1 2017 को आया था, उसने 17 डिफरेंट इनडायरेक्ट टैक्सेस को रिप्लेस कर दिया। जो इन्फोर्समेंट उसके एरियाज हैं वो सब यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिए। सबसे पहला है आपका जीएसटी काउंसिल। ये जो जीएसटी काउंसिल है, इसके क्या क्या रोल्स हैं वो देखें, तो ये जीएसटी रेट कितना होगा वो पता लगाती है, मतलब बताती है हमको, और सारे प्रोसीजर्स को यही रेगुलेट करती है कि ऐसे काम करना है, ये करना है। इसका चेयरपर्सन है फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर्स जो होते हैं हमारे, वो उसके मेंबर्स होते हैं। गुजरात का स्टेट का जो फाइनेंस मिनिस्टर होगा वो इस जीएसटी काउंसिल का क्या होगा, मेंबर होगा। ये जो काउंसिल है ये हर 3 महीने में मिलती है, मीटिंग करती है। जीएसटी का रेट देखें तो 0% जीएसटी लगता है एसेंशियल आइटम्स पे। एग्जाम्पल आपके वेजिटेबल्स, फूड, फ्रूट, सीरियल्स, एजुकेशन और हेल्थ केयर, इन सब पे कोई जीएसटी नहीं लगता। बाकी के जो रेट्स हैं 5%, 12%, 18% और 28%, 28% आपका हाईएस्ट है। वो डिपेंड करता है कि कैसे आपके गुड्स एंड सर्विसेज हैं। तो ये जो रेट्स हैं हमारे, ये डिपेंड करते हैं कि कैसे कैसे गुड्स हैं और कैसे कैसे सर्विसेज हैं। जो लग्जरी और एंटरटेनमेंट आइटम्स हैं वो जनरली उनका रेट सबसे हाई होता है, और वो है आपका 28%। अगर वो जैसे हमारे मोबाइल्स और इन सारी बातों की बात करें तो वो होते हैं 18% पे। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, ऐसे करते करते हमारे गुड्स एंड सर्विसेज को कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है और उन पे अलग अलग रेट्स जीएसटी के लगते हैं। कंपनसेशन टू स्टेट्स, जो स्टेट्स जो हैं लॉस में चल रहे हैं जीएसटी के कारण, उनको 5 साल का कंपनसेशन मिल जाता है कि भाई आप
जितना भी आपका लॉस है वो हम कंपनसेट कर देंगे। जो गुड्स जीएसटी जिन पे लागू नहीं होता, जो एक्सक्लूडेड हैं इस लिस्ट से, वो है आपका, एक तो है आपका पहले पहले अल्कोहल यानी कि शराब ऑब्वियसली, और दूसरा है आपका पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जैसे कि पेट्रोल, डीजल, क्रूड ऑयल, एविएशन का जो फ्यूल होता है, नेचुरल गैस, इन सब चीज़ों पे आपका जीएसटी नहीं लगता क्योंकि ये एसेंशियल है, मोस्ट एसेंशियल है ऐसे बोलने जाए तो। टैक्स क्रेडिट स्कीम क्या है वो देखें एक बार, तो आपका जो टैक्सेस हैं, जैसे मान लो कि आपने इसका एक एग्जांपल पहले देख लेते हैं। मान लो ट्रेडर है जिसको 35,000 जीएसटी पे करना है परचेज पे, और सेल्स करने पे उसको 40,000 जीएसटी मिलना है, तो उसको सिर्फ अब कितना पे करना पड़ेगा, 5,000 रुपीज। तो मतलब ये जो है टैक्स क्रेडिट होता रहता है, यानी परचेज और सेल आमने सामने एडजस्ट होते रहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसकी डेफिनेशन देखें तो परचेज के दौरान जो जीएसटी आपने पे करी उसको हम माइनस कर देते हैं सेल्स के दौरान होने वाली जीएसटी के पेमेंट से, और फिर फाइनली पे उतना ही करते हैं जितना आपका बैलेंस अमाउंट है, उसको अपने बोल देंगे टैक्स क्रेडिट स्कीम। डन। चलो मूविंग ऑन, आगे बढ़े इसमें। तो अलग अलग जो हमारे 3 टीयर्स हैं उनके अलग अलग बजट्स हैं, जैसे मैंने बताया आपके टेक्स्ट बुक में सबका फॉर्मेट दिया हुआ है। तो फॉर्मेट तो मैंने इसमें डाला नहीं क्योंकि वो टेक्स्ट बुक में है, वो बहुत इजीली आप देख सकते हो। हम सिर्फ उसकी मेन पॉइंट्स को यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। तो इंडिया का जो फेडरल सिस्टम है उसमें 3 बजट्स आते हैं, सेंट्रल, स्टेट और लोकल लेवल के। सेंट्रल जो है जिसको हम बोलते हैं यूनियन बजट, ठीक है, ये प्रेजेंट होता है हर साल फरवरी में। और कौन प्रेजेंट करता है, तो फाइनेंस मिनिस्टर करता है, और कहाँ करता है, तो लोकसभा में करता है। ये 1 अप्रैल से लेकर के मार्च 31 तक इफेक्टिव हो जाता है। कौन सा बजट, यूनियन बजट। एक्चुअली सारे बजट इसी डेट पे होते हैं। फिर आता है, हम अगर बात करें तो बीच में एक और है स्टेट गवर्नमेंट, बट उसका और सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑलमोस्ट सेम है। लोकल गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो उसमें कौन कौन सी टैक्सेस हैं जिस जो उन लोगों को मिलेंगी, और जो स्टेट फाइनेंस कमीशन उनको रेकमेंड करता है कि हाँ ये खर्चा है तो इसके लिए इनको पैसा मिलना चाहिए, किसको, लोकल गवर्नमेंट को। उनको डायरेक्टली ग्रांट मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट भी उनको पैसे देते हैं डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स करने के लिए। और इन पंचायत के फंक्शन अगर हम देखें तो पानी का सप्लाई मैनेज करना, सेवेज को मैनेज करना, निगंद कचरे को, रोड्स को मैनेज करना, क्लीनलीनेस देखना, पब्लिक हेल्थ और इलेक्ट्रिफिकेशन यानी लाइट की सुविधाएं, ये सारी जिम्मेदारियां किसकी हैं, आपकी लोकल गवर्नमेंट की हैं, जिसको हम नॉर्मली म्यूनिसिपैलिटी कहते हैं। हमारे बजट में जो डेफिसिट्स हैं, डेफिसिट्स का मीनिंग होता है कम पड़ना, वो 4 टाइप के होते हैं। कौन कौन से टाइप्स हैं, चलो ध्यान से देखो। सबसे पहला है रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट तब होता है जब आपका एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाए रेवेन्यू रिसिप्ट से। और ये इसका मतलब क्या हुआ, एक साल के अंदर अंदर जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, यहाँ पर रेवेन्यू का मतलब हमको याद रखना है, एक साल की बात हो रही है। तो यहाँ पर जब आप करंट एक्सपेंसेस, जो यहाँ पर बात हुई भी है, करंट एक्सपेंसेस को मीट नहीं कर पा रहे करंट इनकम से, तब आपका आ जाएगा रेवेन्यू डेफिसिट। फिर दूसरा आपका बजटरी डेफिसिट। बजटरी डेफिसिट में सारे खर्चे आ जाते हैं, करंट वाले भी और कैपिटल वाले भी। अगर ये खर्चे आपके टोटल इनकम से ज्यादा हो गए तो उस डेफिसिट को बोलेंगे अपने बजटरी। इसको आप मैनेज कर सकते हैं कैसे, आरबीआई से लोन लेकर के। आरबीआई कौन है, हमारी सेंट्रल बॉडी है बैंक्स के लिए, और सेंट्रल गवर्नमेंट उसको मतलब मैनेज कर सकती है आरबीआई से बोरो करके। स्टेट गवर्नमेंट को अगर मैनेज करना हो तो ओवरड्राफ्ट वो ले सकती है आरबीआई से, और वो इसको मैनेज कर सकती है। और ओवरड्राफ्ट क्या होता है, ये आपने अकाउंट्स में पढ़ा होगा कि कोई बिजनेसमैन है सपोज, उसके अकाउंट में 10,000 रुपए हैं, पर पेमेंट करवाना है 15,000 रुपए का, तो 5,000 रुपए एक्स्ट्रा कहाँ से मिलेंगे उसको, बैंक से, और उसको बोलेंगे ओवरड्राफ्ट। फिर आता है फिजिकल डेफिसिट के टोटल एक्सपेंडिचर टोटल इनकम से ज्यादा है। इसमें मार्केट बोरोइंग्स को हम नहीं गिनते, जो मार्केट से हमने पैसे उठाए हैं उनको इसमें नहीं गिना जाता। ये बजटरी डेफिसिट से आंसर इसका हमेशा ज्यादा ही आएगा। और ये कैलकुलेशंस करना भी आपको सिखाएंगे, बट अभी नहीं तो कॉलेजेस में, ठीक है। और लास्ट आता है प्राइमरी डेफिसिट, ये अभी अभी इंट्रोड्यूस हुआ है। इसमें हम फिजिकल डेफिसिट को माइनस कर देते हैं इंटरेस्ट पेमेंट से, यानी जितने भी आपने इंटरेस्ट की पेमेंट्स किए हैं, जहां जहां से आपने लोन लिया उसको इंटरेस्ट तो चुकाना पड़ेगा ना। तो जो फिजिकल डेफिसिट का आंसर आया था
उसमें से आप इंटरेस्ट पेमेंट्स को माइनस कर दीजिए तो उस दूसरे डेफिसिट का नाम हो जाएगा प्राइमरी डेफिसिट। इसमें पास्ट डेट रीपेमेंट ऑब्लिगेशंस को हम नहीं मानते कि पहले जो हमने डेट को रीपे कर दिया, जो कर्जा था उसको रीपे कर दिया, फिर भी उसको यहाँ गिना नहीं जाता, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट पे हुआ उसको गिना जाएगा। ठीक है। बजट प्रिपेयर करने की क्या क्या इफेक्ट्स हैं? सबसे पहला है कि आप फिजिकल डिसिप्लिन लेकर के आएंगे। फिजिकल डिसिप्लिन का मतलब क्या हुआ? पैसों के मामले में आपके कंट्री में डिसिप्लिन आएगा। आप एक्सपेंडिचर्स को और इनकम को इक्वली चलाना सीखेंगे। अलाइन करना मतलब एक ही लाइन में चलाना सीखेंगे। डेफिसिट्स को आप चेक में रख पाएंगे कि कहाँ कमी आ रही है, क्यों आ रही है, उसको अपने कैसे अवॉइड कर सकते हैं। दूसरा है रिसोर्स एलोकेशन, कि कहाँ कहाँ आपकी प्रायोरिटी है, कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो प्रायर हैं और उनको जरूरत है रिसोर्सेज की, तो वहां आप रिसोर्सेज अलोकेट कर पाएंगे। इन्वेस्टमेंट की सही दिशा क्या है, कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट्स की जरूरत है। की सेक्टर्स जो हैं, जो मतलब मेन सेक्टर्स हैं आपके, वहां पर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। डिमांड को आप रेगुलेट कर पाएंगे टैक्सेशन के जरिए। सीधी सी बात है, जो आपके एप्पल के आईफोन्स हैं वो इतने महंगे क्यों हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ टैक्सेशन। तो सब लोग तो एप्पल का फोन खरीदने का सोच नहीं सकते ना। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर टैक्सेस इतनी लगी हुई है और उसकी डिमांड को हमने कंट्रोल कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट है स्टेबलाइजेस द इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी एकदम स्टेबल रहेगी, ना ऊपर जाएगी ना नीचे आएगी। ठीक है। ऊपर जाना अच्छी बात है, लेकिन नीचे जाना तो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। आप इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन दोनों को कंट्रोल कर पाएंगे, टैक्सेशन के जरिए और खर्चों के जरिए। लास्ट है आपका ग्रोथ जो है वो सपोर्ट होगा। आप नेशनल और स्टेट इकोनॉमिक गोल्स को अचीव कर पाएंगे लॉन्ग रन में, अगर आपने बजट को अच्छे से बना लिया, डेफिसिट्स को अच्छे से देख लिया और उनको अच्छे से इम्प्लीमेंट भी कर दिया। ठीक है। चलो, चैप्टर पूरा हो गया। होपफुली आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज आप कमेंट सेक्शंस में जाइए और अपने प्रॉब्लम्स को वहां डालिए, मैं सॉल्व कर दूंगी। ये कुछ लिंक्स हैं जहां आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी प्रॉब्लम के लिए। थैंक यू सो मच फॉर पेशेंट हियरिंग। हैव अ गुड डे। नमस्ते।